नमस्कार। आज हम अपनी न्यायपालिका, इसकी स्थिति, इसमें किस प्रकार सुधार हो, इसमें क्या क्या खामियां हो और कैसे इसको मजबूत किया जाए, आज हम इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। हमारी जो जुडिशरी है खत्म हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है। आज 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। आज हमारे देश की जो स्थिति बनी हुई है और इसमें जो परिस्थिति है, उससे हर एक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो देश के बारे में सोचते हैं, उनका मन व्यथित जरूर है कि ये हालात पे हम क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे। इसका विश्लेषण करेंगे तभी कोई बात बनेगी, क्योंकि किसी बीमारी को ठीक करना है, उसका इलाज करना है, तो यदि बीमारी को एनालाइज नहीं किया तो बुखार की जगह हमने दूसरी दवाई दे दी, जुकाम की दे दी, जुकाम की जगह खांसी की दे दी, तो वो बात नहीं बनती है। इस अवस्था में कैसे पहुंचे, क्या कारण है, कौन जिम्मेवार है इसके। संविधान हमारा बड़ा साफ है। यदि 3 अंग हैं हमारे संविधान में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। एमपी एमएलए चुन के भेजते हैं, उनका काम होता है कानून बना देने का। वो दूसरी बात है कि शायद उन्होंने कानून को, अब तो खैर पढ़े लिखे आने शुरू हो गए हैं, पहले तो जानते भी नहीं थे कानून क्या होता था, लेकिन वो कानून बनाते थे। खैर उसका एक प्रोसेस है, नीचे से चलता है, उस पर हम नहीं जाएंगे कि किस प्रक्रिया से कानून बनते हैं। तो कानून बनाने के बाद उन्हें लागू करने की बात होती है, वो कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। जो आप देखते हैं, पुलिस है, डीएम है, एसडीएम है और अन्य अधिकारी हैं, ये सारे ये उन्हें क्रियान्वयन करते हैं उन कानूनों का। अब मान लो दोनों मनमानी करने लगे, विधायिका अपने मन से कानून बनाने लगे और कार्यपालिका अपने मन से, जैसे आजकल तो आमतौर से आप देखते हैं अखबारों में सुर्खियों में आया रहता है कि थानों में ही गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। जहां आदमी सुरक्षा के लिए जाता है वहीं सुरक्षित नहीं है। कानून भी ऐसे ऐसे बनने शुरू हो गए हैं कि जिनके बारे में कुछ कहते ही नहीं, कि डाल दो आदमी को अंदर और फिर सुने ही नहीं उसके बारे में। तो इन पर चेक के लिए न्यायपालिका बनाई। और मेरा खास तौर से मानना है, यदि न्यायपालिका ठीक हो तो बाकी दोनों अंगों को पे लगाम कर सकती है, न्यायपालिका ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा, न्यायपालिका में अच्छे अच्छे बड़े से बड़ा पुलिस अफसर डीजीपी हो तो ड्रेस पहन के अच्छी तरह डरते हुए जाएंगे, जाते ही झुकेंगे। कोई भी हो, इवन कोई मिनिस्टर भी पेश हो तो भी वो भी अपने पैरामीटर्स के मुताबिक, यानी अपने सब तरह से उसके जो न्यायपालिका का जो तौर तरीका है उसके मुताबिक पेश होते हैं। वकील भी सारे घुसते ही झुक के सलाम करते हैं। तो न्यायपालिका एक ऐसी कसौटी है जिसके बारे में हम जान जाएं और ये पता चल जाए कि न्यायपालिका, इसमें 2 बातें हैं। एक तो आज की स्थिति क्या है न्यायपालिका की, हम इस स्थिति पे कैसे पहुंचे और इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आज की क्या स्थिति है इसके कुछ उदाहरण देने से पहले ये आपका ध्यान दिलाऊंगा कि मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि न्यायपालिका सक्षम हो, न्यायपालिका ठीक काम करे, न्यायपालिका पे कोई आक्षेप ना उठा सके और न्याय सिर्फ दिखे ही नहीं, सिर्फ हो ही ना, लगे भी कि न्याय हो रहा है। कुछ मैंने अखबारों की कटिंग रखी है, पहले से रखता रहा हूं। एक है एक्स-सीजेआई गोगोई ने जो कहा, वी हैव ए रैमशैकल जुडिशरी। मतलब हमारी जो जुडिशरी है खत्म हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है, उसमें कहीं कुछ बचा नहीं है। एक केस स्टडी की गई कि केसों का बैकलॉग,
आज 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। 5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये अनुमान लगाया गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्कआउट किया इस पे कि वहां 32 जज है, 32 जज काम करते हैं, 48 की स्ट्रेंथ है। तो एक अनुमान के मुताबिक लगाया कि इसी हिसाब से हम चलते हैं, फैसले इसी हिसाब से, गवाहियां हो, पेश हो, बहस हो, फैसले हो, तो 466 वर्ष लगेंगे बैकलॉग को क्लियर करने में। कौन जिंदा रहेगा तब तक? ये फरवरी 2009 में ये रिपोर्ट आई। और यदि इसी तरह स्पीड चलती रही तो क्या होगा? केस तो डाल देंगे, लेकिन हो सकता है कि 2-3 पीढ़ियों तक उसका फैसला ही ना हो, नंबर पे ही ना आए वो केस। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। ये जो हमारा एक सिविल क्रिमिनल अलग, मैट्रिमोनियल अलग अलग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर ली, किसी के साथ मारपीट हो गई, तो ये सारे मैटर्स क्रिमिनल में आते हैं। कहते हैं ये तो हमारा जो सिस्टम है ये तो कोलैप्स ही हो गया, तो खत्म ही हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और एक जज साहब पटना हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस राकेश कुमार, उन्होंने अभी 5-6 साल पहले की बात है, दैनिक जागरण में भी छपा था कि भ्रष्टाचारियों को मिलता है न्यायपालिका का संरक्षण। तो ये जो है न्यायपालिका का संरक्षण यदि भ्रष्टाचारियों को मिलेगा तो न्याय की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे न्याय मिलेगा? तो इस तरह से कई खबरें हैं, बहुत हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने, एक हमारे यहां पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज होते थे बीके रॉय, विनोद कुमार रॉय, ये चीफ जस्टिस थे, उनका यहां से ट्रांसफर हो गया गुवाहाटी का। तो गुवाहाटी में वो जब काम कर रहे थे, उन्होंने देखा वहां सर्किट बेंचेस हैं, जहां स्टेट्स में कहीं फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट नहीं होती, जस्ट बेंचेस होती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई आदमी जहां बैठा है, एक जज बैठा है, वो बैठा है तो बैठा ही है, कई कई साल से बैठा है, और कोई एक दिन में 45 दिन काम कर रहे हैं, कोई एक दिन में 100 दिन काम, एक वर्ष में 100 दिन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह नहीं चलेगा। उन्होंने रोटेशन से कर दिया कि बेंचेस रोटेशन से, जजेस हैं आज वहां है, कल वहां, उससे अगले दिन वहां, इस तरह। तो सिर्फ जुडिशरी में नहीं, बार में भी मतलब इस तरह का रोष हुआ कि भाई ये इसको क्यों छेड़ रहे हैं, इसे चलने क्यों नहीं दे रहे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर कर दिया वहां से सिक्किम। तो अखबार ने कमेंट की कि एट द कोर ऑफ डिसीजन टू ट्रांसफर रॉय विद इन ए लेस देन 7 months पीरियड वॉज हिज एंडेवर फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसका सीधा साधा मतलब यह निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक चीफ जस्टिस लोगों को न्याय क्यों उपलब्ध करा रहा है। बड़ी भयानक बात है ये, 2006-05 के आसपास की बात है। तो यदि इस तरह की बात जुडिशरी से ही होने लगे, जब वही न्याय के खिलाफ, जो न्याय के लिए जो आदमी आतुर हो, उसी को सजा देने लगे, तो कैसे बात बनेगी। एक बड़ा अजीब ही उदाहरण आया मद्रास के एक जज का। उन्होंने एक पॉक्सो जो होता है, बच्चों के, चिल्ड्रन के ऑफेंसेस होते हैं, उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, एक का 1 दिन में ही फैसला कर दिया, पहले दिन ही। दूसरे केस का 4 दिन में फैसला कर दिया। तो जब उनको सस्पेंड कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने केस रखा, तो मेंशन करते वक्त उनके वकील ने बताया कि इन्हें तो स्पीडी ट्रायल करने के लिए, त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए इनका तो ये ट्रांसफर हुआ है, इन्हें ये सजा दी है। तो ये इस तरह की बात होने लगी। फिर ये भी बात सामने आई, अभी 10 साल पुरानी बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई
देयर इज समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये उसे क्लीन करने की जरूरत है। समझे? तो इस तरह हुआ। एक बहुत बड़ा पीएफ का स्कैम उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें जुडिशरी, जिसमें तकरीबन 34 जजों की इन्वॉल्वमेंट बताई, और ये बताया कि इनके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं। पीएफ ये था कि पीएफ से पैसे निकाल लिए और उन्हें अपने यूज में कर लिया। तो इस तरह, और उसमें बहुत ज्यादा इंक्वायरी वगैरह भी बाद में हुई थी, और फिर मसला अभी ऐसे ही लटक गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं है ऐसे केसों में। देन एक ग्वालियर की एडिशनल जज थी, उसने अपना इस्तीफा दे दिया। उसमें हाई कोर्ट जज पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगाया था। कुछ नहीं उसकी कार्रवाई हुई, तो जब उसने नई बात मानी जज की, तो उसका कैरियर स्पॉइल करने की बात हुई, तो उसे मजबूरन छोड़ना पड़ा जुडिशरी को। और एक ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, आपको ध्यान होगा, सन 1986 के 84 के आसपास की बात है। कम से कम 8,000 लोगों की तो मौत हुई थी और 20-25 हजार लोग उससे प्रभावित हुए थे। उसमें जो केस रजिस्टर हुआ 304 में, जिसमें सजा होती है, लाइफ तक की भी हो सकती है, 10 साल तक की भी हो सकती है। वो क्योंकि आप सब समझते हैं यूनियन कार्बाइड कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, अमेरिकन कंपनी है, बड़ी भारी कंपनी है, बहुत उसका टर्नओवर बहुत है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से कम बात ही नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में वो सीधे पहुंचे, और वहां के जो जज साहब थे एक बेंच में, उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट हुआ है। उस धारा को डाइल्यूट कर दिया, जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा है, ऐसे कर दिया। तो बड़ा तमाशा हुआ। एक उसके जो एंडरसन नाम के वो थे सीईओ उस वक्त वहां के, तो वारन एंडरसन आए वहां, जब जैसे ही भोपाल में आए तो उन्हें अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट करने के बाद मोती सिंह वहां डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डीसी जिन्हें कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ कहते हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो थे। और एक स्वराज पाल एसपी होते थे। तो उन्हें अरेस्ट किया, अरेस्ट का रिकॉर्ड है मौजूद, लेकिन बेल कैसे हुई, अलग अलग तरह की खबरें इसके बारे में आपको मिलेंगी। आप पता करने की भी कोशिश करेंगे तो भी ये आएगा कि उन्हें बेल दे दी, किसने बेल दी, कैसे बेल दी, क्या रिकॉर्ड है, कोई बेल बॉन्ड है या नहीं है। बाद में उन्हें पीओ भी डिक्लेयर किया, लेकिन वो फिर हिंदुस्तान में ट्रायल फेस करने के लिए आए नहीं। स्वराज पाल जिन्होंने उन्हें छोड़ा था, हुआ ये कि जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया भोपाल में, तो सरकारी प्लेन से भोपाल से उन्हें दिल्ली पहुंचाया। मोती सिंह जो डीसी थे और स्वराज पाल थे, वो उन्हें प्लेन तक छोड़ के आए, और वहां चार्टर प्लेन इंतजार कर रहा था, वहां से वो फ्लाई कर गए। और फिर उसके बाद अब तो शायद वो रहे भी नहीं है, और वो वहां से फ्लाई कर गए, और 8,000 लाशें और हजारों बेबस आदमी इंतजार करते रहे कि उन्हें कब न्याय मिलेगा, उनके लिए कोई कुछ कर पाएगी न्यायपालिका या नहीं, न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगी। इतना जरूर किया सरकार ने, स्वराज पाल जो थे उन्हें राष्ट्रपति मेडल से नवाज दिया कि भाई आप एक दुर्दांत अपराधी को बचा के यहां से हवाई जहाज तक पहुंचा के आए, सरकारी हवाई जहाज तक, ताकि वो अपने देश उड़ सके, तो उसे मेडल दिया। और उसे मेडल दिया तो फिर जब जो जजेस ने किया, उन्हें भी कुछ होना चाहिए था। एक हॉस्पिटल ट्रस्ट बनाया गैस त्रासदी का, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट, लगभग 100 करोड़ के करीब उसका फंड था। उसका चेयरमैन, जिन जज साहब ने वो धारा डाइल्यूट की थी,
उसका लाइफ का चेयरमैन उन्होंने बना दिया कि ताउम्र ये ही इसके चेयरमैन रहेंगे। आरटीआई के एम्बिट में तो बात हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला था आरटीआई कमिश्नर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि भाई जजेस की आप पूछ सकते हो क्या है, कितनी एसेट्स हैं, क्या कितनी तनख्वाह लेते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारी बातें। तो फिर एक कलकत्ता में हुआ, हाई कोर्ट जज थे, उनको इम्पीचमेंट की बात होने लगी कि भाई ये जो है इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए। वो इम्पीचमेंट की बात चली तो फिर बीच में उनका इस्तीफा हो गया। एक बार हमारे वकीलों और साथियों ने एक बार बड़ा लंबा चौड़ा जुलूस दिल्ली में निकाला था, ये है सन 2003 के आसपास की बात, कि भाई आज तक भी पार्लियामेंट किसी भी जज को इम्पीच क्यों नहीं कर पाई, ये बताइए। इसकी दो बातें हो सकती हैं कि या तो जजेस सारे के सारे ईमानदार हो गए हैं, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, या दूसरी बात यह पार्लियामेंट में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी जज को इम्पीच कर पाए। तो इस तरह से उससे खलबली थोड़ी मची थी, खैर, लेकिन फिर हालात वही होते रहते हैं। किसी की भी हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ही थे जस्टिस रामस्वामी, उनका इम्पीचमेंट मोशन चला था, वो भी गिर गया था। बहरहाल जो हालत है वो ये है कि अब तक किसी भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ और अखबार भरे पड़े रहते हैं। आजकल तो कॉमन ही हो गया, डोर एक्ट, कैश एट डोर स्कैम, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जस्टिस वर्मा का दिल्ली का, नोटों की गड्डियां जली हुई मिली थी, अभी कल की ही बात है, सबने देखा हुआ। तो इस तरह जुडिशरी की हालत रही तो लोगों का उनसे वही उठ जाता है विश्वास ही कि भाई ये कुछ हमारे लिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत उदाहरण आए कि सरकार अपनी मनमानी से जजों को अपॉइंट कराने लगी, जुडिशरी में होने लगे। तो इस तरह के हालात में कैसे न्याय मिल पाएगा, इस विषय पे हमें विचारना है। इनके हालात भी देखने हैं कि किन हालात में ये बात होती है, क्यों ये डेवलप होती हैं, माफिया क्यों होता है। एक रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ही, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर आया कि भाई ये भूमाफिया, ये जो माफिया है और ब्यूरोक्रेट्स हैं और एग्जेक्टिव है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका एक गैंग है और ये सारा पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की, 80s की बात है, जिसमें NN वोहरा जो उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, बाद में तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बने थे प्राइम मिनिस्टर के, उनकी अध्यक्षता में की। उनकी रिपोर्ट रोंगटे खड़े करने वाली थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि द माफिया इज रनिंग द रूस्ट, माफिया हैज पुश्ड दिस लीगल स्टेटस, ये जो लीगल एपरेटस है, इसको इररिलेवेंस में पुश कर दिया है और उनका अलग राज चल रहा है। इस विषय पे अलग से एक बनाएंगे कि आज माफिया जो ये लैंड माफिया, भू माफिया है, ये सैंड माफिया है, और दूसरी जो इनकी पेड़ों को काट रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आई वॉज सरप्राइज जब मुझे पता चला कि इनका बजट भारत की हमारी जीडीपी के बराबर है, और जो रिकॉर्ड में वेरियस हाई कोर्ट्स में केसेस पड़े हैं उनसे डाटा लें तो उससे पता चला है इतना है। तो इस तरह जुडिशरी से कैसे बात बन पाएगी, तो इसमें सुधार कैसे हो सकता है और इसमें सुधार के लिए किन लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसे इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या आड़े आ सकती हैं, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं इसमें सुधार लाने के लिए, और किस तरीके से सुधार लाया जाता है। तो इन विषयों पर विचार करेंगे और आपसे भी अनुरोध है, आप भी सच सोचें
क्योंकि यदि जुडिशरी, अभी जो पिछले दिनों में देखा आया, कानून ऐसे बना दिए कि कुछ भी नहीं निकला कि जी ये शराब माफिया ने इतने पैसे लिए, बाद में 2-2 3-3 साल पेपर में आता रहा कि भाई कुछ मनी ट्रेल बताओ, मनी ट्रेल बताओ, नहीं मिली, तो अल्टीमेटली उन्हें जमानत दी। साल साल 2-2 साल, यहां तक 4-4 साल आदमियों को अंदर रखें, कुछ नहीं। सोनम वांगचुक, देशभक्तों के ऊपर केस चलाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक को ढेरों अवार्ड मिले हैं, लेकिन उन पे भी केस चल रहा है और अब शायद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में उस पर सुनवाई चल रही है। तो ये हालात कहां पे ले जाएंगे? क्या नागरिक सुरक्षित रह पाएंगे? क्या नागरिक अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे? क्या संविधान सुरक्षित रह पाएगा? इन सब चीजों को देखने के लिए बड़ा मुझे ताज्जुब होता था जब सुप्रीम कोर्ट से सुनते थे कि जी कानून ही ऐसा है, इसमें हम बेल दे ही नहीं सकते। ऐसा कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती तो कौन करेगी? मान लो कल को मेजॉरिटी में सरकार एक कानून बना देती है, पार्लियामेंट कानून बना देती है, मेजॉरिटी उनके पास है कि भाई इस एक समुदाय के आदमी तो इस देश में रहेंगे नहीं, उन सबको बाहर निकाला जाएगा। मेजॉरिटी है, पास हो जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठी रहेगी? तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्ति को असर्ट करना चाहिए, एक तो ये बात है। दूसरे, आगे हम इस विषय पे और फैक्ट्स लेके और किस तरह इसमें सुधार हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के विषयों में आप भी सोचें और इसमें मदद देने की कोशिश करें, इसमें अपने विचार देने की कोशिश करें कि भाई ये किस तरह सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।